200 वर्ष पहले जो पत्रकारिता का क्षेत्र था आज भी वैसा ही कायम है? 200 साल पहले जैसी दुनिया थी वैसी आज नहीं है। 200 साल पहले जैसे आदमी सोचता था वैसे आज नहीं सोच रहा है। 200 साल पहले, और जब इसके स्लोगन्स और इस अखबार को हम देखते हैं तो हम कहीं से ये नहीं पाते कि हम आज बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गए हैं। तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आज दिन अच्छा नहीं गया? अब कार्टूनिस्ट के सामने चुनौती सबसे बड़ी ये है कि उसके पेशे में उसकी मदद करने वाला कोई, तो कार्टूनिस्ट के सामने हर रोज का प्रेशर कि आज मैं क्या बनाऊं, क्योंकि पहली चुनौती उसका एडिटर है जो उसके विचार को नकार भी सकता है कि क्या बना के लाए, और कार्टूनिस्ट को ये डर हर रोज लगता है कि आज तो नौकरी बचेगी। तो आपका सर फर्स्ट जो कार्टून था वो 1985 में प्रकाशित हुआ था, तो सर उस दिन का जो आपका अनुभव था क्या? तो मुझे लगता था जब मैं अखबार में कार्टून देखता था कि एक दिन आएगा जब मैं यहाँ छपूंगा। एक दिन मैं गया और मैंने अखबार खोला तो उसमें 3 कॉलम का कार्टून, नीचे अभिषेक लिखा हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वीर भारत पॉडकास्ट में, जो कि भारत भवन भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की गई है। और आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कला से अपने क्षेत्र में एक अहम नाम बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभिषेक तिवारी जी का। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, सबसे पहले कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, भोपाल आके और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। अच्छा, तो सर भोपाल में आके आपको कैसा लगा? भोपाल एक बहुत अच्छा शहर है और प्राकृतिक रूप से बहुत ही, मतलब मैं कहूँ कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है। तो यहाँ आके आदमी को अच्छा हो ही जाना होता है। तो सर आज हम एक महत्वपूर्ण उदंत मार्तंड जिसके 200 वर्ष पूरे हुए हैं उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर आपको क्या लगता है 200 वर्ष पहले जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र था, जैसा क्षेत्र था, आज भी वैसा ही कायम है या इसमें कुछ बदलाव आए हैं? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 200 साल पहले जैसी दुनिया थी वैसी आज नहीं है। 200 साल पहले जैसे आदमी सोचता था वैसे आज नहीं सोच रहा है। और हम आज के दौर में देखें तो हम ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध देख रहे हैं जिसमें परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल की बात हो रही है। 200 साल पहले अलग किस्म की चुनौतियां थीं। अंग्रेज हम पे राज कर रहा था और हम एक गुलाम स्थिति में थे। और उस समय मतलब बाकी भाषाओं के अखबार तो थे लेकिन हिंदी में कोई इस तरीके की आवाज़ नहीं थी। कोलकाता से अखबार प्रकाशित होता है और कोलकाता से चूंकि अंग्रेज़ राजधानी थी, राज करता था, तो हम कह सकते हैं कि चुनौतियां जैसे आज हैं तो सत्ता की चुनौतियां तो वैसी ही थी। सत्ता के सामने खड़ा होना एक पत्रकार का, वो तब भी चुनौतीपूर्ण था और आज भी चुनौतीपूर्ण है। तो इस अखबार का 200 साल पहले किसी के दिमाग में ये आना, और अखबार व्यक्तिगत नहीं होता, वो हमेशा एक समाज और सारी दुनिया की बात उठाने करने वाला एक माध्यम होता है। तो खतरे उस समय भी रहे होंगे। हम कह सकते हैं कि आज भी पैसा लगता है किसी भी संस्थान को खड़ा करने में, उस समय भी लगता होगा। तो उस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि 200 साल पहले, और जब इसके स्लोगन्स और इस अखबार को हम देखते हैं तो हम कहीं से ये नहीं पाते कि हम आज बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गए हैं। मतलब आदमी का मस्तिष्क उस समय भी इतना ही उर्वरक था, है ना? जी। सर, इसी कड़ी में मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि आपका जो 11th का स्ट्रीम रहा वो विज्ञान था, साइंस था। पीजी आप भी अलग क्षेत्र से किया था। तो सर ये कार्टून, ये एक आर्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, तो सर एक ऐसा मतलब गैप जिसको बोलते हैं साइंस से आर्ट्स में जाना, तो सर इसके पीछे का रीज़न क्या था? मतलब देखिए, इसके पीछे का रीज़न बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बॉर्न आर्टिस्ट होता है। आपने देखा होगा हर घर में जहाँ 2-3 साल का बच्चा जो खड़ा हो जाता है और दौड़ने लगता है, चलने लगता है, उस घर की दीवारें रंगी हुई होती हैं। उसके हाथ में जो भी आता है, कोयला आ जाएगा तो कोयले से दीवारों पे कुछ ना कुछ बनाएगा, पेंसिल आ जाएगी, पेन आ जाएगी, कलर्स आ जाएंगे, तो यानी वो आर्टिस्ट है, उसके अंदर एक चित्रकार है। अब सवाल ये होता है कि उसके बाद उसके माँ बाप उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। अक्सर एक तमाचा लगाते हैं कि दीवारें गंदी मत करो,
इस तरीके से। तो वो फिर माँ बाप अपनी अभिलाषा, अपनी आकांक्षा उस बच्चे के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, है ना, जितना बड़ा होता जाता है कि अब तुम्हें ये बनना है, अब तुम्हें ये बनना है, अब तुम्हें ये बनना है। तो उसी क्रम में जो मेरी स्कूलिंग है वो साइंस की रही। मैं मैथमेटिक्स का छात्र, अच्छा छात्र था, तो मुझे इंजीनियर बनाना था मेरे पिता को, जी जी। जैसे सबके सब माँ बाप डॉक्टर है, इंजीनियर। तो वो स्कूलिंग था। उसके बाद मैंने मना किया कि मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा। तो फिर एक समय आया कि ठीक है, नहीं पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे। ये बात है 85 के लगभग 86 की। तो उस समय आर्ट्स के विषय, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, इनको ऐसा माना जाता था कि आप इनसे यदि शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपकी नौकरी जैसे कोई चांसेस है नहीं कहीं। तो कोई माँ बाप नहीं चाहते थे। तो उस समय मिलिट्री साइंस, सैन्य विज्ञान, उससे हमने ग्रेजुएशन किया। वो भी एक आर्ट्स का ही विषय था, लेकिन उसमें चूंकि साइंस लगा हुआ था तो थोड़ा बात चल गई। उसके बाद पीजी हमने आर्कियोलॉजी से किया, पुरातत्व से। और ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे एकेडमिक रूप से शिक्षित होना था। मेरा ध्येय था ही नहीं कि मैं पढ़ लिख कर एक नौकरी की तलाश करूं। नौकरी नहीं चाहिए थी। मेरा जो शौक़ था कि जो ड्राइंग थी, उस ड्राइंग को मैंने थोड़ा सा अखबार पढ़ता था, एक लाइब्रेरी थी बगल में, तो मुझे ये पता था कि एक विचार के साथ चित्रकला की जा सकती, तो उसको व्यंग्य चित्रकला कहा जाता है। ये अखबार से मुझे धीमे धीमे पता चला, जिसमें अभी देवेंद्र जी मिले, ये हमारे गुरु हैं, हमसे सीनियर कार्टूनिस्ट थे। तो इनके कार्टून छपते थे और भी कार्टूनिस्टों को। तो मुझे लगता था कि चित्रकला को ऐसे यदि हम बनाएं तो इसको, मतलब मुझे वो अच्छा लग रहा था। तो ऐसे करके मेरी पढ़ाई अलग दिशा में रही और जो मेरा शौक़ था उसको मैं आगे ले गया और वो मेरा पेशा बन गया और एक तरीके से मैं पेशेवर कार्टूनिस्ट हो गया। सर, जैसे कि एक व्यक्ति हर रोज़ अपने काम पे जाता है, रोज़ अलग अलग चुनौतियों का सामना करता है। तो सर, जैसे एक एग्जांपल लूँ सचिन तेंदुलकर का, तो देश उनसे क्या उम्मीद करती है कि वो सेंचुरी लगा के आए, लेकिन कभी उनके साथ ऐसा भी होता है कि वो डक पे आउट हो जाते हैं, जीरो पे आउट हो जाते हैं। तो एक आम आदमी भी सर रोज़ काम पे जाता है, अलग अलग चुनौतियों का सामना करता है। तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आज दिन अच्छा नहीं गया, तो इससे सर कैसे डील करते थे आप? नकारात्मक चीज़ों से दूर रखते थे खुद को? ये देखिए, ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ एक कार्टूनिस्ट के साथ होता है ऐसा नहीं। जो इस धरती पे इंसान है वो सुबह जागता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हर रोज़ एक जैसा नहीं होता। हर रोज़ आपका मूड अलग होता है, दिन आपका अलग तरीके से बीतता है। अब कार्टूनिस्ट के सामने चुनौती सबसे बड़ी ये है कि उसके पेशे में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मतलब आपको अखबार पढ़ना है सुबह, आपको एक सब्जेक्ट उसमें से टॉपिक चुनना है, आपको आइडिया सोचना है, आपको बनाना है। लेकिन उस बनाने के बाद वो एक ऐसे मंच पे पब्लिश होगा जिसे लाखों लोग पढ़ेंगे। तो चुनौती बहुत बड़ी है कि वो आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं लाखों लोगों के सामने। जैसे एक गाने वाले को उस मंच पे जाना है जहाँ उसके सामने लाखों लोग हैं और कुछ तो उसको दिखाई भी नहीं दे रहे। अब कौन क्या कहेगा ये उसे नहीं मालूम, तो कितना बड़ा प्रेशर है। इसीलिए तो कार्टूनिस्ट के सामने हर रोज़ का प्रेशर है कि आज मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि पहली चुनौती उसका एडिटर है जो उसके विचार को नकार भी सकता है कि क्या बना के लाए हो। और किसी के भी विचार को नकारना ये एक ह्यूमन मतलब एक मानसिकता रहती है कि जब हमारी बात को कोई नकारता है तो हमें सर्वाधिक दुख होता है। तो आपने एक कार्टून बनाया और उसको एक कहा जाए कि अच्छा नहीं लगा, ये क्या है ये, और अब आपको उस कॉलम में बनाना ही है कुछ। ये नहीं कि आप ये कह के भाग जाएं कि ठीक है तो अब कल बनाएंगे, नहीं, क्योंकि वो आपके नाम से जाता है, नियमित कॉलम है। तो आपके सामने चुनौती डबल हो गई है। घड़ी समय सीमा होती है अखबार में कि 8 बजे तक देना है, 9 बजे तक देना है, 7 बजे तक, जिसको डेडलाइन बोलते हैं। तो वो एक अलग तरीके का दबाव बनाती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्सर चुनौतियों का सामना करते हुए आप अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो वो चुनौती यदि आपने सुबह से ही ग्रहण कर ली कि मुझे आज कुछ रचना है, तो ये भी सच बात है कि हर रोज़ बहुत अच्छा नहीं रचा जा सकता। जैसे आपने सचिन की बात की, तो हर रोज़ सेंचुरी नहीं लगती, कई बार कम रन बनते हैं, कई बार जीरो पे। लेकिन धीमे धीमे अपने को तैयार करना पड़ता है कि हमारा हर दिन अच्छा नहीं होगा, और यदि जीरो पे आउट हुए हैं तो कोई बात नहीं, आज का दिन हमारा नहीं था, हम कल फिर से सुबह बल्ला लेंगे और अखबार पढ़ेंगे, और हो सकता है कि हम अभी तक की सर्वश्रेष्ठ रचना अपने नज़रिए से कि भाई हमने आज अभी तक जितना बनाया ये हमारा सबसे बेहतर है, तो ये आपको एक तरीके से उत्साहित करता है आने वाले। और कार्टूनिस्ट को ये डर हर रोज़ लगता है। बहुत सारे कार्टूनिस्ट ये बात कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि आज तो नौकरी बचेगी नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि
7 बज गए, 8 बज गए और कोई आइडिया आपके पास नहीं है, और अंदर एक एडिटर बैठा है जो आपसे डिमांड करेगा कि लाइए, अब यदि आप कार्टून वहाँ नहीं दे रहे हैं तो वो अक्सर मजाक करते हैं तो फिर आपका फ़ोटो छाप देते हैं यहाँ। तो ये तनाव रहता है। लेकिन जब आप अपने शौक़ को एक पेशेवर ढालते हैं तो ये तनाव आपको सहन करने का तरीका आ जाता है, और जैसी बात है कि हर रोज़ एक जैसा नहीं होता। तो ये रचनात्मक कलाओं में है, और इसको रचनात्मक लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं। सर कहा जाता है कि कंटेंट इज़ किक। तो आपका सर फर्स्ट जो कार्टून था वो 1985 में प्रकाशित हुआ था। तो सर उस दिन का जो आपका अनुभव था, क्या एक्सपीरियंस थे वो अगर आप बताएं। वो मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि बच्चा चांद को छूने की रोज़ ख्वाब देखता हो और सच में वो उसको कहीं टच कर ले, ख्वाब में ही सही या सामने। मैं हर रोज़ ये सोचता था, क्योंकि मैं उस समय एक 16 साल का 17 साल के बीच का था। तो मुझे लगता था जब मैं अखबार में कार्टून देखता था कि एक दिन आएगा जब मैं यहाँ छपूँगा, और वो मेरे लिए बस ख्वाब था कि गली का क्रिकेट खेलने वाला बच्चा ये सोचे कि एक दिन आएगा हम IPL खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो वो ख्वाब ही हो सकता है। लेकिन मैं बना के भेज देता था। उस समय इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, ये कुछ नहीं था। एक डाक में लिफाफे में डाल के रखना पड़ता था कार्टून, वो 3 दिन बाद पहुंचता था। तो आप सोचिए संघर्ष कितना बड़ा था। लेकिन मैं हर रोज़ एक कार्टून डाल के और लाल डिब्बे में डाल देता था, 1 रुपये का टिकट लगा के, ये सोच के कि संपादक के पास पहुँचेगा ही। वो पहुँचता था। तो एक दिन, चूँकि वो 2-3 अखबार थे जिनको मैं भेजता था, और सुबह लाइब्रेरी में मैं अखबार जाके देखता था और वहाँ कुछ नहीं दिखता था। एक दिन मैं गया और मैंने अखबार खोला तो उसमें 3 कॉलम का कार्टून, नीचे अभिषेक लिखा हुआ था, और बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइनें थी। बहुत अच्छा कार्टून, मतलब उस समय का ड्राइंग कैसी रही होगी। मैं मतलब उसको देख के मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेरा कार्टून यहाँ छप सकता है। तो उस दिन ये भरोसा जो बना, जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कहीं से भी अपनी आवाज़ दे रहे हों, कस्बे से दे रहे हों, गांव से दे रहे हों, या राजधानी में बैठ के दे रहे हों, आप यदि निरंतर कोई काम, कंसिस्टेंसी यदि आपके काम में है, तो आपकी प्रतिभा को देखने वाले लोग इस धरातल पे हैं, दुनिया में हैं। और क्योंकि वो कार्टून छपा है, मैं तो जानता भी नहीं था उस दुनिया को, कि अंदर एडिटर चयन करेगा या एडिटर से नीचे व्यक्ति चयन, और ये 3 कॉलम कैसे लगेगा, किस सब्जेक्ट पे बनाऊँ मैं, वो लगा। और उस दिन से मेरे अंदर ये एक तरीके से भरोसा पैदा हो गया कि आप काम करिए, आपके काम को छापने वाले हैं। और वो आज तक भरोसा कायम है। मतलब कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सर जैसे कि बोला जाता है कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन सर ये एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहाँ पे युवा बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर आपके एज के लोग इसमें हैं, पर युवा इस क्षेत्र में आना नापसंद कर रही है। तो सर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? नापसंद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिभाएं तो आती हैं। लेकिन वक्त बदला है, और वक्त के साथ मतलब पहले सिर्फ एक कार्टून हुआ करता था सटायर के लिए, कि आप अपने व्यंग को या तो व्यंग लिख के आप पेश कर सकते हैं, या फिर आप उसे कार्टून शैली में ढाल सकते हैं। अब माध्यम बदल गए हैं। माध्यम यूँ बदल गए हैं कि सोशल मीडिया आ गया, तो 1 लाइनर आ गया, वहाँ स्टेटस आपके आप सारे देखिए कि बहुत ज़्यादा पंच लाइन आ गई। साथ ही जो विज्ञापन जगत है उसमें भी डिमांड बढ़ी है कि जो ऐड आता है उसकी पंचलाइन लिखना भी वो कार्टूनिस्टों का काम है। वो अलग बात है कि हम अखबार के लिए काम कर रहे हैं, कोई प्रतिभा जो है वो किसी ऐड एजेंसी के साथ है। तीसरा, चुनाव में जो नारे हैं, जो नेताओं के भाषण के अंदर, जिन्हें हम आजकल मीडिया में लिख देते हैं कि विवादित बोल बोल गए जी, तो ये सब कोई ना कोई लिख रहा होता है। नेता अपने मन से नहीं बोलता कुछ भी, ये सारी स्क्रिप्टिंग है, डायलॉग हैं। और ये प्रतिभा जो कार्टूनिस्ट हो सकती थी किसी अखबार में, एक तरीके से वो उधर मुड़ गई है। और पैसा चूंकि अब आजकल हर फील्ड में है, यदि आप काम कर रहे हैं तो पैसे की कोई कमी कहीं है नहीं, यदि आप अपना काम ईमानदारी से। तीसरा, स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो जो शुरुआत में स्टैंड अप कॉमेडियन होता है वो अपनी स्क्रिप्ट स्वयं लिखता है, लेकिन जब वो एक पेशेवर मंच अख्तियार कर लेता है तो फिर वो 3-4 राइटर रखता है अपने सामने, क्योंकि उसे हर रोज़ परफॉर्म करना है। जी। जैसे कपिल शर्मा शो जो है, वो कपिल शर्मा शुरुआत में अपनी स्क्रिप्ट लिखते थे, आज की डेट में उनके पास एक पूरी टीम है जो उनकी पंचलाइन लिखती है। तो मेरा मानना है कि वो जो पंचलाइन लिख रहे हैं वो दरअसल कार्टून प्रतिभा ही हैं, जो कार्टूनिस्ट नहीं बने हैं, वो उधर चले गए। सो युवा जो है वो इधर। अच्छा, दूसरा कि अखबार में क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ जैसे यहाँ जितने भी कार्टूनिस्ट आए हैं उसमें कोई आपकी एज का कार्टूनिस्ट क्यों नहीं दिख रहा है,
वो इसलिए नहीं दिख रहा कि अखबारों के अंदर अब माहौल थोड़ा सा बदला है। पहले एक संपादक नामक संस्था होती थी जो आजकल किसी किसी अखबार में है। सब अखबारों में इंडिविजुअल जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, जैसे फला पेज है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। जी। तो इस कारण से कार्टूनिस्ट के लिए जो माहौल अंदर न्यूज़ रूम में चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो कोई युवा आता है, वो 2-4-5 दिन देखता है और पतली गली से निकल लेता है, क्योंकि उतना पेशेंस उसके पास है नहीं। और जैसा मैंने कहा ना कि उसके सामने द्वार, बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो वो कोई कितना इंतज़ार करेगा। वो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन वो देखता है, फिर चल लेता है मुंबई की तरफ या कहीं। तो उसको अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए अवसर मिल रहे हैं, जरूरी नहीं वो कार्टूनिस्ट ही बने। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर आपका। आपसे बात करके हमको भी अच्छा लगा और धन्यवाद, आपने हमको बुलाया।